हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाइना और मेक्सिको में इलेक्शन किस तरह से होते हैं। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जो हर बार इलेक्शन जीतती है और मेक्सिको में भी एक ही पार्टी है जो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके इलेक्शंस को जीत लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम हमारी वीडियो क्लिप। इलेक्शंस होते हैं चाइना में, जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर एक ही पार्टी जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इलेक्शन का फायदा ही क्या है। ऐसे ही मैक्सिको में भी इलेक्शन होते हैं, लोग वोट तो देते हैं लेकिन उस वोट का फायदा ही क्या है जब पीआरआई को ही जीतना है हमेशा डर्टी ट्रिक्स करके। इसीलिए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर बोलता है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing. It means जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी डर्टी ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। और जो भी पर्सन करंटली पावर में है उसे डर होना चाहिए कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं अपनी पावर लूज कर दूंगा, लोग किसी और को वोट दे देंगे। अब चलते हैं और कंट्रीज में डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर को समझने के लिए। डेमोक्रेसी के लिए पीपल्स ने काफी स्ट्रगल किया है और डिमांड की थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोले तो सभी को राइट होना चाहिए वोट देने का, जो भी 18 ईयर से अबव है। लेकिन फिर भी अभी भी किसी किसी कंट्री में ये राइट नहीं मिलता, इक्वल राइट नहीं मिलता वोट देने का। जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वीमेन को राइट ही नहीं था कि वो वोट दे सके। ऐसे ही एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज को डिफिकल्टीज होती थी वोट देने में, क्योंकि सिटीजनशिप के रूल्स डिफरेंट थे वहाँ पे। और एक और कंट्री जिसका नाम था फिजी, वहाँ पे भी इंडिजिनस फिजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में। जबकि डेमोक्रेसी में तो ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो इसलिए जो थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का वो यही। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या रीड किया। हमने रीड किया अभी तक कि हमने देखा कि चाइना और मेक्सिको में डेमोक्रेसी नहीं थी, बस नाम की डेमोक्रेसी थी। ठीक है, तो फिर हम थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखने जा रहे थे। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक ही पर्सन है उसको एक ही वोट देने का हक है और उसके वोट की वैल्यू भी सेम है, चाहे वो वोट एक गरीब इंसान ने दिया हो चाहे वो वोट एक अमीर पर्सन ने दिया हो, दोनों के वोट्स की सेम ही वैल्यू है और हर सिटीज़न को वोट देने का राइट है। अब ये हमें कौन राइट देता है, ये हमें बताता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है बच्चों? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बोलता है कि 18 प्लस जो भी है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो वोट दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए जहाँ पर राइट नहीं है वोट देने का। जैसे 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था वोट देने का। फिर हमने देखा फिजी में, एस्टोनिया में, यहाँ पर भी वोटिंग राइट से लेकर कुछ इश्यूज क्रिएटेड थे। तो थर्ड फीचर आपको डेमोक्रेसी की क्लियर हो जानी चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीज़न, हर कोई जो 18 अबव से अबव है, 18 एज से अबव है, तो उसको क्या है, वोटिंग देने का राइट है। तो मूव करते हैं हम हमारी डेमोक्रेसी की नेक्स्ट फीचर पर। 1 वैल्यू, इट मीन्स एक सिटीजन को एक ही वोट देने का अधिकार है और उस एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर को समझने के लिए हम चलते हैं अफ्रीका की एक कंट्री में जिसका नाम है जिम्बाब्वे। यहाँ के पीपल्स को इंडिपेंडेंस मिली थी व्हाइट माइनॉरिटी ब्रिटिशर से 1980 में। तब से एक ही पार्टी यहाँ पे रूल करती हुई आई है जिसका नाम है ZANU-PF। इस पार्टी के लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे। ये एक पॉपुलर लीडर तो थे लेकिन ये अनफेयर प्रैक्टिस को यूज करते थे इलेक्शन में जीतने के लिए और इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी बार चेंज किया था प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए और लेस अकाउंटेबल होने के लिए।
जब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है पब्लिक को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे डिसीजंस ले रही है, तो उसे बोला जाता है अकाउंटेबल। और लेस अकाउंटेबल मतलब कि बहुत ही कम गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, वो पब्लिक को बताती ही नहीं है कि उसने कैसे डिसीजंस लिए और क्या कर रही है पब्लिक के लिए। रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी थी वो ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर को हैरेश करती थी और उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाता था, स्टॉप कर दिया जाता था। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसे इलीगल माना जाता था। प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए लिमिटेड लॉ बनाए गए थे और जो टेलीविजन और रेडियो था ना, वो भी कंट्रोल में था प्रेसिडेंट के। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिखाया जाता था उसमें। और जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे उसके जर्नलिस्ट को भी हैरेश किया जाता था। उन्हें बोला जाता था कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखोगे। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट के जजमेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे तो उसे भी गवर्नमेंट इग्नोर करती थी और जजेस को प्रेशराइज किया जाता था। हर बुराई का एंड तो होता ही है, तो ऐसे ही इस पार्टी का भी एंड हो गया 2017 में। इस कंट्री से हमें ये लेसन मिलता है कि रूलर का पॉपुलर होना ही डेमोक्रेसी नहीं होता, पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक होती है। पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक बोले तो जो अपनी मनमानी करते हैं। अगर किसी कंट्री में पॉपुलर गवर्नमेंट है तो उसे डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की एक्टिविटी को अच्छा करना होगा। जैसे कि इलेक्शन से पहले जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको बोलने का राइट हो, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट्स मिले, उनकी रिस्पेक्ट हो, सिटीजन्स किसी भी चीज को फ्री होके थिंक कर सके, सोच सके, उन पे कोई प्रेशर ना हो और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके पब्लिक में और एसोसिएशन बना सके, प्रोटेस्ट कर सके और भी काफी सारे पॉलिटिकल एक्शन ले सके। लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग इक्वल हो और जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट कर सके एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सभी लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जिम्बाब्वे की स्टोरी समझ रहे थे हम। जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो थी ZANU-PF। ये जो गवर्नमेंट थी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस गवर्नमेंट थी और यहाँ के जो इस गवर्नमेंट में जो रूलर थे, जो इस गवर्नमेंट को चला रहे थे, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। तो ये जो रॉबर्ट हैं ये क्या करते थे, ये मेल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर कर इलेक्शंस को जीतते थे। मेल प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे ये जो सही नहीं है, यानी कि डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। अब क्या है, जो ये रोबोट है ये अपनी ऑपोजिशन पार्टी यानी कि ZANU-PF के यानी कि ZANU-PF के अगेंस्ट भी अगर कोई पार्टी खड़ी हो जाती थी, जिसे हम कौन सी पार्टी बोलेंगे, ऑपोजिशन पार्टी बोलेंगे, तो ये ऑपोजिशन पार्टी को भी खड़ने नहीं देते थे अपने अगेंस्ट। उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था। तो इस स्टोरी से हमें क्या देखने को मिला, इस स्टोरी से हमें देखने को मिला कि भले ही कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर हो, लेकिन उस पार्टी ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी डेमोक्रेटिक होगी ही। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है, बट डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि हर जो अपोजिशन पार्टी है, जो उस पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं, उनको भी राइट होना चाहिए अपनी बात रखने का, ताकि गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने से पहले लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम हमारी क्लिप की तरफ। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सभी लोग इस जुडिशरी के ऑर्डर्स को फॉलो करें। ऐसे ही इलेक्शन के बाद कुछ कंडीशन अप्लाई की जाती हैं, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट जीती है इलेक्शन में, वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मनमानी करे, नहीं, उन्हें बेसिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और माइनॉरिटीज़ के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और कोई भी मेजर डिसीजन होता है ना, वो पूरा एक कंसल्टेशन के थ्रू जाता है, सभी लोगों से सजेशन लेनी पड़ती है। जो भी ऑफिस बियरर है, ऑफिस बियरर बोले तो जो पर्सन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, पीपल्स के लिए ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी। तभी तो डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर में बोला गया है कि
a democratic government rules within a limits set by constitutional law and citizens' right. It means democratic government को constitutional law और citizens' right को ध्यान में रखते हुए रूल करना होगा। अब किट्टी बोलती है कि मैम आपने हमें व्हाट इज डेमोक्रेसी बता दिया, उसके फीचर्स बता दिए, अब हमें ये भी बता दो कि डेमोक्रेसी होता क्यों है। व्हाई डेमोक्रेसी? इतने सारे क्वेश्चन बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बड़े होके पॉलिटिशियन बनना चाहती हो। अब ध्यान से सुनो कि क्यों है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इसके डिसएडवांटेजेस। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फोर्थ फीचर भी मिल गई थी हमारे डेमोक्रेसी की कि यहाँ पर जो भी अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है तो वो किस तरह अपना रूल करेगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, उनकी पावर सेट की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग रूल करेगी। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रूल करे। मतलब जो भी लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट के लिए सेट की गई हैं, उन्हीं से क्या हो सकता है, रूल किया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, तो अब हम डेमोक्रेसी की फीचर देख रहे हैं और आप में से तो किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैम डेमोक्रेसी ही क्यों, डेमोक्रेसी क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी की डिसएडवांटेजेस क्या है, डेमोक्रेसी जो है उसमें कमियां क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी। अब देखिए जब कोई सरकार इलेक्ट होती है, कोई सरकार बनती है, तो लगभग वो 5 ईयर्स के लिए बनती है इंडिया में। अब देखिए 5 ईयर्स में वो जब तक सेट होती है सरकार, लोगों को उनकी पॉलिसीज़ पसंद आने लगती है, इतने में क्या हो जाता है, सरकार चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी के थ्रू इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो और समझते हैं इस पॉइंट को। और डेमोक्रेसी में ना पॉलिटिकल कंपटीशन तो कितना ज़्यादा होता है, सब अपनी पावर दिखाते हैं, पावर प्ले होता है। इस वजह से कोई स्कोप ही नहीं है मोरालिटी का। मोरालिटी बोले तो कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। इस वजह से डिसीजन में डिले भी हो जाता है। जो भी लीडर इलेक्ट होकर आता है उसे यही नहीं पता होता कि पीपल का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। इस वजह से बैड डिसीजंस ले लिए जाते हैं और करप्शन तो डेमोक्रेसी में होता ही होता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन जो रहता है, ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता को यही नहीं पता होता कि क्या ठीक है उनके लिए और क्या गलत। तो इसलिए डेमोक्रेसी को एक मैजिकल सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि इसने पॉवर्टी भी एंड नहीं की है हमारी कंट्री की। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल्स खुद डिसीजन लेते हैं, बट क्या ये डिसीजन ठीक है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। तो क्या कोई और भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहाँ तक रीड किया। आज हमने देखा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की कमियाँ क्या है। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे डिसीज़न जो है मिलकर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो इस टाइप से क्या है, कुछ कमियाँ भी डेमोक्रेसी में देखी जा सकती हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या है, रूलर्स पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उनको ही रिप्रेजेंट करने के लिए एक सरकार, एक गवर्नमेंट बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना इनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।